Assalamualaikum. My name is Dr. Zunaira Michael and I'm pharmacology lecturer from Ghazali Girls Campus, and today our topic of study is antipsychosis. We will start with the topic for the better understanding of this topic. First, we will discuss what is the antipsychotic, what does psychosis mean, what would be the what are the drugs we would be using to treat the conditions, and we will move on with the topic through this. So it is very important for us to understand कि साइकोसिस सबसे पहले क्या होता है, फिर उस साइकोसिस को ट्रीट करने के लिए हम कौन सी ऐसी ड्रग्स लेते हैं जिनको हम एंटीसाइकोटिक कहते हैं. So psychosis, there are several psychiatric illness with various serious distortion of thought, behavior, capacity to recognize reality and of perception, delusion or hallucination. Psychosis is basically, हम आम जुबान में कहें तो हम किसी बंदे को अगर कहते हैं कि इसका बड़ा ही पागलाना बिहेवियर है या बहुत ही इरेशनल बिहेवियर है, तो उस चीज़ को हम साइकोसिस की कंडीशन में ट्रीट करेंगे. अब एक साइकोटिक पेशेंट जो होता है उसके थॉट्स, बिहेवियर, कैपेसिटी, वो क्या कर रहा है वो चीज़ वो कंट्रोल नहीं कर सकता. कभी वो बहुत हाई टोन्स में चला जाएगा, बहुत ही एक्साइटेड स्टेट में होगा, और कभी वो बिल्कुल ही डिप्रेस हो जाएगा और उसको बिल्कुल ही एक कोने में बैठा नज़र आएगा. सो साइकोसिस कैन बी ऑफ वेरियस टाइप्स. या तो एक पेशेंट बहुत ज़्यादा एक हाईली सुपर एक्साइटेड स्टेज में होता है, या तो एक बहुत ही डीमोटिवेटेड और सिंपल सी स्टेज में होता है. So both the cases is an illness, is a psychiatric illness which is basically concerned with the brain and the neurotransmitters which are involved. You know that you have studied the antidepressant topic very carefully, तो आपको पता है कि how does it operate. There is inexplicable मिसपरसेप्शन एंड मिस एवेल्यूएशन. उस पेशेंट को समझ नहीं आ रही होती कि वो किस तरह से जो भी चीज़ उसके साथ हो रही है उसको रिस्पॉन्ड करें. यहाँ तो वो उसको बहुत ही बुरी तरीके से रिस्पॉन्ड करता है, या तो वो बिल्कुल रिस्पॉन्ड ही नहीं करता. सो दैट इज़ बेसिकली टर्म्ड एज साइकोसिस. द पेशेंट इज़ अनएबल टू मेंटेन द ऑर्डिनरी डिमांड्स ऑफ द लाइफ. ऑर्डिनरी डिमांड्स क्या है लाइफ की, सोसाइटल बिहेवियर क्या होता है, कल्चरल बिहेवियर क्या होता है, वो उस चीज़ के साथ मेंटेन नहीं रख सकता अपने आप को. एक्यूट और क्रॉनिक ऑर्गेनिक ब्रेन सिम्टम्स की वजह से ये हो लाइक कोग्निटिव डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं, जो कि बाय बर्थ या जेनेटिक किसी के अंदर कोई प्रॉब्लम्स हो, ब्रेन सिंड्रोम्स हो, तो उसकी वजह से साइकोसिस कैन अकर. फंक्शनल डिसऑर्डर्स हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ शिज़ोफ्रेनिया एंड पैरानॉइड स्टेसिस. पैरानॉइड स्टेट्स आर बेसिकली आप किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद होते हो या बहुत ज़्यादा डर जाते हो. कुछ लोग हाइट को लेके पैरानॉइड हो जाते हैं, कुछ लोग थ्रेट्स को लेके पैरानॉइड हो जाते हैं. सो द पैरानॉइड स्टेट्स कैन बी ऑफ वेरियस टाइप्स, उसकी कोई एक टाइप नहीं है. इसके अलावा शिज़ोफ्रेनिया इज़ बेसिकली अ स्टेट ऑफ मेंटल इलनेस जिधर अ पर्सन इज़ नॉट इन इट्स कंट्रोल. वो अपने थॉट्स, बिहेवियर्स और रियलिटी और परसेप्शन को जज नहीं कर सकता. हेलुसिनेशंस उसको नज़र आने शुरू हो जाते हैं, गलत गलत बातें वो सोचने लग जाता है, और उसकी वो थिंकिंग और उस थॉट्स और उस बिहेवियर के ऊपर उसका कोई कंट्रोल नहीं होता. इसके अलावा साइकोसिस में हमारे पास मेनिया और डिप्रेशन भी आ जाते हैं. वी हैव डिस्कस व्हाट इज़ मेनिया एंड वी हैव डिस्कस व्हाट इज़ डिप्रेशन इन द एंटी डिप्रेसेंट लेक्चर्स very elaboratively. So in case you have missed that out, so you can go and first check the antidepressant drugs. अब हम आते हैं अपने एंटीसाइकोटिक ड्रग्स की तरफ के. एंटीसाइकोटिक ड्रग्स क्या होते हैं? दीज आर द ड्रग्स जिसको हम न्यूरोलेप्टिक्स और मेजर ट्रैंक्विलाइजर्स कहते हैं, जो शिज़ोफ्रेनिया को ट्रीट करता है, विच इज़ अ बायोलॉजिकल इलनेस, बट दे आर ऑल्सो इफेक्टिव इन अदर साइकोटिक इलनेस इंक्लूडिंग मैनिक स्टेट, साइकोटिक सिम्टम्स सच एज ग्रैंडियोसिटी. ग्रैंडियोसिटी इज़ बेसिकली अ मेंटल इलनेस जहाँ पर वो जो पेशेंट होता है वो अपने आप को बहुत सुपीरियर समझता है एज़ कम्पेयर टू अदर्स. उसको लगता है जो वो चीज़ है वैसा तो कोई और है ही नहीं. सो दैट इज़ बेसिकली ग्रैंडियोसिटी. पैरानोया, उसको पैरानॉइड होता है, किसी न किसी चीज़ का हर वक्त थ्रेट लगा रहता है उसको. हेलुसिनेशंस नज़र आते हैं, डिल्यूजन्स होते हैं. एंटीसाइकोटिक ड्रग्स आर नॉट क्यूरेटिव एंड डू नॉट एलिमिनेट द क्रॉनिक थॉट डिसऑर्डर, बट दे ऑफन डिक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ हेलुसिनेशन एंड डिल्यूजन एंड परमिट द पर्सन विद द शिज़ोफ्रेनिया टू फंक्शन एज अ सपोर्टिव एनवायरनमेंट. एंटीसाइकोटिक ड्रग्स जो है वो पूरी तरह से उसको
को या पूरी तरह से ट्रीट नहीं कर सकता, एलिमिनेट नहीं कर सकता, लेकिन क्या होता है कि वो इंटेंसिटी ऑफ हेलुसिनेशन और डिल्यूजन्स को ट्रीट करता है, डिक्रीज कर देता है फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, जिससे होता ये है कि एटलीस्ट पेशेंट एक नॉर्मल लाइफ तो गुजार सकता है। लाइक एक सस्टेन थेरेपी उसको हर वक्त प्रोवाइड की जाती है, जिसकी वजह से वो जो एक्साइटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स और वो सारी चीज़ें हैं उसकी बॉडी में जो सब कुछ चल रहा है वो कंट्रोल हो जाती हैं। अब हमारे पास साइकोसिस किस तरह से आ जाती हैं। एक्यूट एंड क्रॉनिक ऑर्गेनिक ब्रेन सिंड्रोम्स होते हैं, जिसमें डिलीरियम एंड डिमेंशिया इज बेसिकली द लॉस ऑफ मेमोरी या केसेस एक्सपोजर टू टॉक्सिक सब्सटेंसेस एंड पैथोलॉजिकल चेंजेस। अगर एक पर्सन है वो किसी रेडियोलॉजी लैब में काम कर रहा है, कीमोथेरेप्यूटिक लैब में काम कर रहा है, तो ये टॉक्सिक सब्सटेंसेस उसके बॉडी के अंदर जाना कोई एक आम बात नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर उसने लिथियम की कंसनट्रेशन को बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर लिया है, मर्करी की कंसनट्रेशन को बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर लिया है, तो उन केसेस में दीज आर द टॉक्सिक सब्सटेंसेस, और इन टॉक्सिक सब्सटेंसेस का ब्रेन के ऊपर बहुत ज़्यादा बुरा इफेक्ट पड़ता है और वो इन द लॉन्ग रन उस पर्सन के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। प्रोमिनेंट फीचर्स आर कंफ्यूजन, डिसओरिएंटेशन, डिफेक्टिव मेमोरी एंड डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर। अब इसमें कंफ्यूजन होती है, डिसओरिएंटेशन होता है, डिफेक्टिव मेमोरी होती है, ये सब कुछ होता है। फंक्शनल डिसऑर्डर्स में नो अंडरलाइंग कॉज कैन बी डिफाइंड, मेमोरी एंड ओरिएंटेशन आर मोस्टली रिटेन बट इमोशन, थॉट, रीजनिंग एंड बिहेवियर आर सीरियसली ऑल्टर्ड। मतलब ये है कि वो अपने इमोशंस को, थॉट्स को, उन सारी चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पाता। नो अंडरलाइज कोई उसका कॉज या कोई उसका लाइक द अंडरलाइंग प्रॉब्लम उसकी नहीं समझ आ रही होती, बट वो उसका जो पेशेंट का बिहेवियर होता है वो बहुत ज़्यादा इरेशनल सा होता है। शिज़ोफ्रेनिया एंड पैरानॉइड स्टेट्स को हम अच्छी तरह से अब पढ़ते हैं। शिज़ोफ्रेनिया इज अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ साइकोसिस दैट इज अ मेंटल डिसऑर्डर caused by inherent dysfunctioning of the brain. It is characterized by delusions and hallucination, often in the form of voices, thinking, and speech disturbances. This mental disorder is a common affliction occurring in about 1% of the population. Schizophrenia basically 1% of the population में available होता है। Inherent dysfunctioning होती है brain की, जिसके अंदर उसको delusions और hallucinations आती हैं, उसकी speech और थॉट डिस्टर्बेंसेस आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल वी कैन से जो भी उसकी न्यूरोलेप्टिक एक्टिविटी होती है वो सारी ऑल्टर्ड हो जाती है, जिसकी वजह से उसके जो थॉट्स हैं और उसकी जो फंक्शनिंग है वो ख़त्म हो जाती है, प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर सकता द पेशेंट। Paranoid states is marked precursor another kind of fixed delusions and loss insight into abnormality। जैसे मैंने कहा कि जो एक पैरानॉइड पेशेंट होता है वो हर वक्त उसको किसी ना किसी चीज़ का थ्रेट होता है, कोई फॉल्स बिलीफ होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को लेके। कुछ लोग लिफ्ट से पैरानॉइड होते हैं, कुछ लोग क्लोज स्पेसेस से पैरानॉइड होते हैं, कुछ लोग हाइट से पैरानॉइड होते हैं। तो वो अपने अंदर वो डर सा बिठा लेते हैं, जिसकी वजह से इट बिकम्स डिफ़िकल्ट फॉर देम टू कैरी आउट अ नॉर्मल एक्टिविटी। इसके अलावा मैनिक एंड डिप्रेशन। मैनिक जो है बहुत ही एक वो होता है, हाई एक्टिविटीज़ होती है, जो पर्सन होता है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड स्टेट में होता है, उसकी स्लीप, उसकी हाइपर एक्टिविटी, थॉट और स्पीच उसके कंट्रोल में नहीं होता, बहुत ही ज़्यादा वायलेंट बिहेवियर होता है मैनिया का। और कन्वर्सली अगर हम डिप्रेशन को देखते हैं तो डिप्रेशन की केसेस में सैडनेस होती है, लॉस ऑफ इंटरेस्ट होता है, पर्सन अपनी नॉर्मल एक्टिविटी एक अच्छे तरीके से नहीं कर सकता। फिज़िकल और मेंटल स्लोनेस होती है, वो अलग थलग रहना पसंद करता है, हमेशा सैड रहता है, किसी चीज़ से उसको कोई खुशी नहीं मिलती। एक नॉर्मल पर्सन जो एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा था डिप्रेशन होने से पहले, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो उसको एक्साइट करती होती थी, अब वही चीज़ें उसको बहुत ज़्यादा लेथार्जिक और अजीब सी लगती हैं और वो उसके बारे में एक्साइटेड नहीं होता। तो दैट इज़ बेसिकली डिप्रेशन। डिप्रेशन और मैनिया एक दूसरे का ऑपोजिट है। You can see that mania is a high super excitability state, or depression is a low state. A common form of mood disorder is a bipolar disorder with a cyclic alternating manic and depressive state phases. The relapse of mood disorder can be maybe unipolar with waxing and waning course. अच्छा, अब बेसिकली बाइपोलर डिजीज़ क्या होता है कि मैनिया और डिप्रेशन जब एक साथ एक बंदे में ऑब्जर्व होना शुरू हो जाए तो दैट इज़ कॉल्ड द बाइपोलर डिजीज़। एक टाइम पे वो पेशेंट बहुत ज़्यादा डिप्रेस है और अगले ही टाइम वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड स्टेट में है और
बहुत ज़्यादा चीखो पुकार कर रहा है और बहुत ज़्यादा बोस्टफुल बातें कर रहा है, तो दैट वुड बी मैनिक पेशेंट। तो जब ये एपिसोड्स आते हैं आफ्टर साइक्लिक ऑल्टरनेटिव एक्टिविटी का, एक टाइम पे वो बंदा डिप्रेस है और एक टाइम पे वो बहुत ज़्यादा मैनिक कंडीशन में है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड कंडीशन में है, तो उस चीज़ को हम कहते हैं बाइपोलर। अगर इन दोनों में से कोई एक बीमारी हो पेशेंट को, तो वी कैन कॉल इट अ यूनिपोलर डिसीज़। नेक्स्ट हमारे पास क्लासिफिकेशन आ जाती है। तो फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं। तो उसमें हमारे पास फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जो फर्स्ट जनरेशन ड्रग्स हैं जिनकी लो पोटेंसी है, उसमें क्लोरोप्रोमाजीन आ जाता है, क्लोरोपेरमाजीन आ जाता है, थायोडाइजीन आ जाता है। फर्स्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक में हमारे पास जो कि हाई पोटेंसी ड्रग्स है, लाइक जो अच्छी पोटेंसी है, थेरेप्यूटिक इंडेक्स जिसका कम है, वो है फ्लूफेनाजीन, हेलोपेरिडोल, पाइमोजिडी, थायोथेक्सीन। ये सारी हमारे पास जो ड्रग्स हैं दैट आर हाइपोटेंसी। जो सेकेंड जनरेशन हमारे पास एंटीसाइकोटिक है, उसमें हमारे पास जो बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ है दैट इज़ क्लोज़ापीन, ओलेंजापीन, क्विटाज़ापीन, रेसिपेरिडोन, ज़ेपेरिसिडोन। ये आपने अपने नॉर्मल लाइफ में देखा होगा लोगों को प्रिस्क्राइब होते हुए। नेक्स्ट हमारी जो क्लासिफिकेशन है दैट इज़ बेस्ड ऑन द केमिकल क्लासिफिकेशन, दैट इज़ फिनोथायाजीन, जिसमें हमारे पास एलिफेटिक साइड चेन आ जाता है, पेप्रिडीन साइड चेन आ जाता है और पेप्राजीन साइड चेन आ जाता है, जिसमें हमारे पास एलिफेटिक साइड चेन में हमारे पास फ्लोप्रोमाजीन है, ट्राइफ्लोप्रोमाजीन है, पाइप्रिडीन साइड चेन्स में है, थायोथायरोडीन। जो पिछले क्लासिफिकेशन है दैट वाज बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ जनरेशन, और ये वाली जो क्लासिफिकेशन है दैट इज़ बेस्ड ऑन द केमिकल क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट हमारे पास है ब्यूटाइरोफिनोन, दैट इज़ हेलोपेरिडोल, ट्राइफ्लूपेरिडोल और पेनफ्लूरिडोल। इसके अलावा हमारे पास एटिपिकल एंटीसाइकोटिक आ जाते हैं, हेट्रोसाइक्लिक आ जाते हैं। You don't have to go in a lot of details, you just have to stick which is present in your book, लेकिन just for your understanding a large amount of information has been shared, so आपने सिर्फ वही याद करना है जो आपकी बुक में लिखा हुआ है, लेकिन just आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए स्लाइड्स में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी अवेलेबल है। सो फार्माकोथेरेपी ऑफ मेंटल इलनेस, एक पेशेंट है जो कि अब बीमार हो चुका है, उसको साइकोसिस हो चुका है, तो अब हम उसको ट्रीट कर रहे हैं एंटीसाइकोटिक ड्रग से। तो अब इसका वो क्या है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। सो पैथोफिजियोलॉजी ऑफ मेंटल इलनेस इज़ नॉट क्लियर। पैथोफिजियोलॉजी के किस वजह से, ओरिजिन क्या था उसका, वो नहीं क्लियर। इट मे बी डोपामिनर्जिक ओवर एक्टिविटी इन द लिम्बिक सिस्टम, हो सकता है कि डोपामिन की ओवर एक्टिविटी हो गई हो या हाइपर एक्टिविटी हो गई हो लिम्बिक सिस्टम में, इस वजह से हो, या मोनोअमाइंस की डेफिशिएंसी हो गई हो, इस वजह से डिप्रेशन हो रहा हो। बट द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ मेंटल इलनेस इज़ नॉट क्लियर। ट्रीटमेंट इज़ एम्पेरिकल, डिपेंड करता है। एम्पेरिकल का यही मतलब है कि कुछ लोगों पे ट्रीटमेंट, एक पेशेंट पे अगर वही ट्रीटमेंट यूज़ करेंगे तो उस पर कोई और इफेक्ट होगा, लेकिन वही ट्रीटमेंट अगर दूसरे पेशेंट पे यूज़ करेंगे तो उस पेशेंट पे उसके जो इफेक्ट्स होंगे दैट वुड बी डिफरेंट। द सिम्टम ओरिएंटेड एंड नॉट डिजीज स्पेसिफिक, आप सिम्टम्स को ट्रीट करोगे और डिजीज स्पेसिफिक हो, मतलब हो सकता है कि एक ही पेशेंट में वेरिएबल सिम्टम्स आए, तो आप सिम्टम्स को ट्रीट करोगे, नॉट द डिजीज स्पेसिफिक ड्रग्स शुड बी गिवन, सिम्टम ओरिएंटेड ड्रग्स शुड बी गिवन। डिपेंड ऑन द प्राइमरी यूज, साइकोट्रोपिक ड्रग्स को ग्रुप किया गया है एंटीसाइकोटिक में, एंटीमैनिक में, एंटी डिप्रेसेंट्स में, एंटी एंग्जाइटिक में एंड साइकोटोमिमेटिक ड्रग्स में। दिस इज़ बेसिकली डायग्राम जिसमें के पास हम थोड़ी देर में आते हैं। फर्स्ट वी हैव टू डिस्कस अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, कि किस तरह ये काम करता है। द एंटी साइकोटिक एक्शंस आर ड्यू टू ब्लॉक इट एट द डोपामिन और सेरोटोनिन रिसेप्टर्स। मेनी ऑफ दीज एजेंट्स आल्सो ब्लॉक कॉलिनर्जिक, एंट्रिनर्जिक एंड हिस्टामिनर्जिक रिसेप्टर कॉजिंग एडवर्स इफेक्ट। जब कभी भी एंटी साइकोटिक एक्शंस हम लोग लेते हैं तो बेसिकली ये वही प्री और पोस्ट साइनेप्टिक्स वाले सारी कहानी है जो कि आप एंटी डिप्रेसेंट्स के केस में बड़ी अच्छी तरीके से समझ के आए हुए हैं कि प्री साइनेप्टिक में प्रोडक्शन होती है न्यूरोट्रांसमीटर्स की और वो पोस्ट साइनेप्टिक तक आती हैं। लेकिन अगर हमारे पास कुछ ऐसी एक्टिविटी आ जाए, बीच में कोई ऐसी ऑब्स्ट्रक्शन या ब्लॉकेज आ जाए जिसकी वजह से वो प्री से पोस्ट साइनेप्टिक तक नहीं ट्रांसफर कर सकता, तो दीज एंटी साइकोटिक ड्रग्स बिकम्स द प्रॉब्लम फॉर द
this become a problem for the normal neuronal activity of the brain. तो होता क्या है कि जो एंटीसाइकोटिक एक्शंस हैं वो प्रॉपर करने के लिए हमें ये जो डोपामीन और सेरोटोनिन रिसेप्टर्स हैं उसके साथ उसकी ब्लॉकेज हो जाती है और ये इंटर्न ब्लॉक कर देते हैं और भी रिसेप्टर्स को, जिसकी वजह से हमारे पास एंटीसाइकोटिक एक्शंस आ जाते हैं, एक्सापिरामिडल इफेक्ट्स आ जाता है, एंटी एमिटिक इफेक्ट्स, एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट्स और ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। जब आप डायग्राम देखेंगे तो दिस इज़ बेसिकली बोथ द प्री साइनेप्टिक एंड द पोस्ट साइनेप्टिक, वही बात है कि वो वहाँ से द न्यूरोट्रांसमीटर्स आर सिंथेसाइज और वो प्री से पोस्ट की तरफ ट्रैवल होते हैं। लेकिन अगर प्री से पोस्ट की तरफ इन केस ऑफ डोपामिन इन केस ऑफ मैनियक आपके पास डोपामिनर्जिक हाइपर एक्टिविटी आ रही है तो ऑब्वियसली आप एंटीसाइकोटिक ड्रग्स दे के वो जो डोपामिन है उसकी ब्लॉकेज करवाएंगे। जब आप डोपामिन की ब्लॉकेज करवाएंगे तो आपके पास वो हाइपर एक्टिविटी और वो सारे फिनोमेनस नहीं आएंगे। एंटीसाइकोटिक एक्शंस क्या होते हैं कि रिड्यूस करते हैं हेलुसिनेशंस को, डिल्यूजन्स को जो शिज़ोफ्रेनिया के साथ रिलेटेड है और ब्लॉक करता है डोपामीन रिसेप्टर्स को इन द मेसोलिम्बिक सिस्टम ऑफ द ब्रेन। सो बेसिकली वो डोपामीन की जो हाइपर एक्टिविटी है उसको ट्रीट करता है। नेगेटिव सिम्टम्स इससे क्या आते हैं, इसमें ब्लंटेड इफेक्ट आता है, इम्पेयर अटेंशन आते हैं, कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट आती है और ज़्यादातर को फर्स्ट जनरेशन से ही ट्रीट किया जाता है बिकॉज उसमें हमारे पास वैरायटी आ जाती है ऑफ हाई पोटेंसी एंड द लो पोटेंसी। लेकिन अगर वो ना हो तो फिर मैनी सेकेंड जनरेशन ड्रग्स लाइक क्लोजापिन और इन सब के भी नेगेटिव सिम्टम्स है, बट डिस्पाइट ऑफ ऑल द नेगेटिव सिम्टम्स में हम उसको यूज़ करते हैं और एंटीसाइकोसिस इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। ऑल ऑफ द ड्रग्स हैव कामिंग इफेक्ट एंड रिड्यूस द स्पॉन्टेनियस फिजिकल मूवमेंट विदाउट डिप्रेसिंग द इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग ऑफ द पेशेंट की एक्टिविटी को रिड्यूस करते हैं। The antipsychotic effect takes several days to weeks. It is not ऐसा कोई जादू नहीं है कि आप यूज़ करना शुरू हो गए तो आपको 1 या 2 दिन में इफेक्ट प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगे। It takes several days to weeks and even months to for the normal functioning of the patient. एडवर्स इफेक्ट क्या होते हैं, एंटी साइकोटिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम जिसमें हमारे पास पोटेंशियली फेटल है, ज़ाहिर बात है यू आर प्लेइंग विद द ब्रेन एंड एवरीथिंग द न्यूरोट्रांसमीटर्स और वो सारी चीज़ें, सो इट इज़ पोटेंशियली फेटल। मसल रिजिडिटी हो जाती है, फीवर हो जाता है, मेंटल स्टेटस कुछ पेशेंट्स का चेंज हो जाता है, बीपी प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। अगर आप डिसकंटिन्यूएशन एंटीसाइकोटिक एजेंट्स के करते हो तो फिर आपको सपोर्टिव थेरेपी भी साथ साथ लेनी पड़ती है बिकॉज थोड़ी बहुत आपकी एडिक्शन हो जाती है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डेंट्रोलिन एंड ब्रोमेसाक्रिप्टीन में भी हेल्पफुल सपोर्टिव थेरेपी के लिए आप ये दो ड्रग्स यूज़ कर सकते हैं। ड्राउजीनेस बहुत ज़्यादा होती है, सीनेस, डिप्रेशन होती है, एंटी हिस्टामिनिक इफेक्ट्स होता है जिसकी वजह से ऑब्वियसली ये जो नॉर्मल मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी है ये डिस्टर्ब हो जाते हैं। एंटी मस्कुरेनिक एक्टिविटी की वजह से आपके पास ड्राई माउथ आ जाता है, यूरिनरी रिटेंशन आ जाती है, कॉन्स्टिपेशन आ जाता है। सो बेसिकली इट इज़ योर ब्रेन दैट इज़ कंट्रोलिंग ऑल ऑफ द बॉडी। अगर आपका ब्रेन ही प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगा तो पूरी बॉडी में प्रॉब्लम्स आएंगी, ब्रेन एज वेल एज द न्यूरोट्रांसमीटर एबनॉर्मेलिटी, द ब्लॉकेज एंड द कॉम्पिटिटिव प्रोग्रेसिवनेस और ये सारी चीज़ें इट कॉज अ प्रॉब्लम फॉर द पेशेंट। ब्लॉकिंग ऑफ अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर रिजल्ट इन ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन के प्रॉब्लम्स उसमें आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एडवर्स इफेक्ट द स्लाइड हैड बीन रिपीटेड। द एडवर्स इफेक्ट आर डिप्रेस कर देता है एंटीसाइकोटिक हाइपोथैलेमस को, तो ऑब्वियसली आपकी स्टेबिलिटी ऑफ द बॉडी और होमोस्टैसिस का जो सारा फिनोमेना है वो भी अफेक्ट हो जाएगा। थर्मो रेगुलेशंस वो हो जाएंगे, थर्स्ट और हंगर की सेंसेशंस अफेक्ट हो जाएंगी। इट कॉजेज एमिनोरिया, ग्लेक्टोरिया, गायनोकोमेशिया। इट इज़ बेसिकली गायनोकोमेशिया is basically the traits of female is transported in the males, उनकी भी breast enlargement होना शुरू हो जाती हैं and all those the
symptoms of female get appear in the males, and the symptoms of male get appears in the female. जैसे आजकल females में heroism, the hair growth on their faces and the body is very common. So antipsychotic drugs का ये भी एक adverse effect है कि gynecomastia in trigger करता है the patterns of male and females change, और alternative patterns उनकी body में show होना शुरू कर देते हैं. Infertility हो जाती है, impotence हो जाती है, person becomes sterile and they cannot produce. It is a major drawback of antipsychotic drugs, और इसी वजह से females को antipsychotic drugs the families don't prescribe the antipsychotic drugs to the females, कहीं उनकी infertility और ये सब कुछ उन पे असर ना कर जाए. So weight gain is very important because the blood brain barrier को क्रॉस करने के लिए आपको लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स चाहिए, और जब आपने लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स ले लिए तो वो तो फेज 2 रिएक्शंस के थ्रू बॉडी से निकलेंगे. तो जब वो फेज 2 रिएक्शन के साथ निकलेंगे तो वो तो इतने परसेंटेज बॉडी से एक्सक्रीट आउट नहीं होगी. तो जब नहीं होगी तो ऑल दोज लिपिड्स जो आपने इन द फॉर्म ऑफ ड्रग्स लिए हैं, इट बिकम्स situated in your lipid adipose tissues, और आपको weight gain का phenomena नज़र आएगा in all those patients which are taking antipsychotic drugs. Hyperglycemia and hypercholesteremia, ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज हो जाएगा. ग्लूकोज एंड लिपिड प्रोफाइल्स को मॉनिटर करना चाहिए. क्लोज़ापिन कॉज एड्रेनोसाइटोसिस, और इनके साथ और भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं. Patient who had less than 2 psychotic episodes secondary to schizophrenia should receive a maintenance therapy for at least 5 years, and some experts prefer indefinite therapy. As we have discussed before कि ये जो antipsychotic drugs हैं, they are not 100% chances of curability and treatment. You have to take the medication for a long period of time, और आपको एक maintenance therapy मिलती रहती है, और वो उससे होता क्या है कि आपको at least you are able to prolong the normal activity of your body. Low doses of antipsychotic drugs are not effective as high dose maintenance therapy is prevent relapsing. अगर आप low dose antipsychotic drugs ले रहे हो तो उसका तो वैसे भी कोई इफेक्ट नहीं होगा, और आपको high dose maintenance therapy ही देनी है ताकि वो relapse को prevent करें. The rate of relapse may be lower with the second generation drugs. जब आप first generation drugs और second generation drugs को compare करेंगे तो rate of relapse का मतलब ये है कि the rate of treatment is lower with the second generation drug. So in case of psychosis, अगर आपको बहुत ज़्यादा speedy and fast results चाहिए तो फिर आपको first generation drugs में जो hypertensive drugs हैं उनको prescribe करना चाहिए. So this was the topic of antipsychosis. Thank you so much. I hope you would understand the topic. You can get the reference from your book, and in case you have any questions you can write down in the comment section. Thank you so much for your time and valuable trust in Ghazali Institute.